प्रिय छात्रों, कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर गति आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। तो चलिए देखिए, फर्स्ट चैप्टर में जो गति है उसका नाम जो है सो इंग्लिश में इसे मोशन कहते हैं गति को। तो गति के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। तो गति जो है सो इसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी गति कर रही है, पक्षी गति कर रही है। तो ये क्या है, ये वस्तुएं जो है, रेलगाड़ी क्या है, एक वस्तु है जो इससे गति करती है, और पक्षी भी जो है जब उड़ती है तो ये भी गति करती है। तो ये दोनों जो है सो गति अवस्था में होती है। कब? जब गति करती है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। किसी भी वस्तु के दो स्थिति होते हैं। धरती पर जितने भी वस्तु हैं पृथ्वी पर, उसके दो स्थिति हो सकते हैं। पहला गति अवस्था और दूसरा विरामावस्था। देखिए गति अवस्था क्या होता है और विरामावस्था क्या होता है। तो चलिए पहले देखते हैं गति अवस्था। देखिए गति अवस्था किसे कहते हैं। गति अवस्था जो है सो किसे कहते हैं, किसी बिंदु के सापेक्ष, कोई बिंदु है उसके सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति अवस्था में कहलाती है। देखिए मान ले कि कोई बिंदु है, क्या बोलता है, किसी बिंदु के सापेक्ष बोल रहा है, किसी बिंदु के सापेक्ष। मान ले ए बिंदु यहाँ है, ए बिंदु, इस पर कोई वस्तु रखा हुआ है, और ये मान ले बी बिंदु है। मान ले कि अभी हम ए बिंदु पर एक वस्तु रखा हुआ है, हमने कुछ समय पहले देखा। अब हम देखते हैं तो बी बिंदु पर ये वस्तु चला जाता है, यानी कि समय के सापेक्ष ये वस्तु, जो यहाँ वस्तु रखा हुआ है, मान ले कि एक कांच का स्लेब रखा हुआ था, तो ए बिंदु से फिर ये जो है सो बी बिंदु पर इसे कोई उठा के कर जाए, तो यानी कि ये वस्तु जो है सो गति अवस्था में है, यानी कि इसे समय के साथ, जो समय के सापेक्ष जो है सो अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है। तो ये जो है सो गति अवस्था में कहलाएगा। जैसे अब इसका उदाहरण देखिए, सूर्य जो है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या करता है, चक्कर करता है। पृथ्वी देखिए, पृथ्वी इस प्रकार जो है सो, पृथ्वी अपने निश्चित कक्षा में सूर्य के जो है सो चारों ओर, मान लें कि सूर्य यहाँ है और पृथ्वी यहाँ है, तो इस प्रकार से अपने निश्चित कक्षा में जो है सो चारों ओर क्या करता है, चक्कर करता है पृथ्वी सूर्य के। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी पृथ्वी जो है सो सूर्य के चारों ओर चक्कर कर रहा है, यानी कि ये जो है सो ये भी गति अवस्था में है। इसके बाद आता है रेलगाड़ी की गति। रेलगाड़ी, जब हम रेलगाड़ी में बैठते हैं तो देखते होंगे कि वो गति अवस्था में होती है, तो ही रेलगाड़ी चलती है। इसके बाद देखिए अगला देखते हैं विरामावस्था। विरामावस्था किसे कहते हैं, किसी बिंदु के सापेक्ष, कोई बिंदु है उसके सापेक्ष, मान लें कि ए बिंदु है, फिर से देखते हैं ए बिंदु, किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, उसे विरामावस्था में कहते हैं। मान लें कि ये कांच का स्लेब यहाँ है, और अभी फिर हमने कुछ समय के बाद भी देखा तो यही है, यानी कि ये जो है सो ये अपना स्थिति जो है सो समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं कर पाया, यानी कि ये जो है सो विरामावस्था में है। क्या है, विरामावस्था में है। तो चलिए विरामावस्था के कुछ अच्छे उदाहरण लेते हैं। तो इसके उदाहरण बहुत सारे भी हो सकते हैं, आप इसका उदाहरण बहुत कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन हमने जो है सो अपना मन से कुछ उदाहरण माना है। तो देखिए पेड़ की स्थिति। देखिए मान लीजिए एक पेड़ है, तो पेड़ जो है सो इस प्रकार से पेड़ होता है। तो पेड़ जो है सो ये हमेशा क्या है, अगर स्थिर है तो स्थिर रहता है, यानी कि ये विरामावस्था में हमेशा रहता है। इसी प्रकार पहाड़ की स्थिति, ये जो है सो विरामावस्था में हमेशा होता है। पहाड़ की स्थिति हो गया, पेड़ की स्थिति हो गया, ये जो है सो विरामावस्था में हमेशा रहते हैं। तो चलिए अब इसका आगे देखते हैं गति के प्रकार। तो देखिए गति के प्रकार, देखिए गति के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन। गति के अनेक प्रकार होते हैं, जिसे हम सिलाई मशीन में देखते हैं। गति के अनेक प्रकार होते हैं, यानी कि हम सिलाई मशीन में देखते हैं। जैसे सिलाई मशीन होती है तो उसमें जो पेंडल जो होती है सिलाई मशीन की, वो गोल गोल चक्कर करती है। क्या करती है, गोल गोल चक्कर करती है। सुई जो होती है ऊपर नीचे क्या करती है, ऊपर नीचे गति करती है। तो ये जो है सो गोल गोल चक्कर करती है, तो गोल गोल गति करती, तो इस गति को क्या कहते हैं, ऊपर नीचे गति होती है, तो इस गति को क्या कहते हैं, इसे ही हमें जानना है। तो देखिए फर्स्ट जो इसका जो है सो गति का प्रकार जो है, मोस्ट रूप से हमें गति के प्रकार को 4 गति के प्रकार हमें पढ़ना है 9 क्लास में, आगे और पढ़ना होगा। तो चलिए फर्स्ट इसका जो है सो देखते हैं रेखीय गति। रेखीय गति यानी कि लीनियर मोशन। रेखीय गति में वस्तु समय के सापेक्ष एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सरल सीधी रेखा में गति करता है, तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। मान लें कि देखिए ए बिंदु यहाँ है, ए बिंदु पर मान लें कि कोई वस्तु था, और बी बिंदु यहाँ है। इस पर क्या है, ये जो सो पूरा तरह से सरल रेखा है, यानी कि सरल। मान लें कि मेरा घर यहाँ है, ठीक है, मान लें मेरा घर जो सो यहाँ है, और हमें
मार्केट जाना है, मार्केट जाना है और मार्केट से मेरा घर का जो रास्ता है पूरा जो सो सरल है, यानी कि सीधा है। तो जब हम ए बिंदु से चलना शुरू करेंगे तो बी बिंदु पर जब पहुंचेंगे तो हमने क्या किया, पूरा सरल रेखा में जो है सो गति किया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सरल रेखे गति कहते हैं। तो सरल रेखे गति के सबसे बढ़िया उदाहरण अगर हम देखते हैं तो इससे होता है बंदूक से छोड़ा गया गोली। देखिए जब बंदूक यानी कि ए बिंदु यहाँ है, अगर ए बिंदु से मान लें कि ए बिंदु से छोड़ा गया है गोली तो ये सरल रेखा में ही जाएगा। मान लें हमें यहाँ निशाना किसी वस्तु पर साधना हो, किसी वस्तु पर साधना हो निशाना, अगर मेरा निशाना सटीक हो तो मैं यहाँ मार सकता हूँ, परंतु निशाना सटीक नहीं होगा तो नहीं लगेगा। तो हमने गोली जब चलाते हैं हम तो क्या होता है, ये जो है सो सरल रेखा में जाता है, ठीक है, ना कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में जाता है। तो चलिए, यानी कि गोली से जो बंदूक से गोली छूटता है वो सरल रेखा में गति करता है। इसके बाद आता है सीधी सड़क पर चलती कार। जो सड़क जो होती है अगर मान लें कि सीधी है तो उस पर कार भी तो सीधी चलेगी, इसीलिए सड़क जो अगर सीधी होगी तो उस पर कार भी सीधी चलेगी, यानी कि ये भी सरल रेखीय गति का उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। देखिए इसमें क्या होता है, जो वस्तु जो होता है वृत्तीय गति पर जो सो क्या करता है, अपना गति करता है। वृत्तीय गति पर देखिए, इसे पहले हम इसका परिभाषा को पढ़ते हैं। वृत्तीय गति वस्तु समय के सापेक्ष वृत्तीय पथ पर गति करता है, उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर करता है या गति करता है, चक्कर लगाता है या गति करता है, बात एक ही है। तो देखिए पृथ्वी जो है सो क्या करता है, सूर्य के पृथ्वी मान ले कि इस अक्ष पर अपना अक्ष पर घूमता है और सूर्य मान ले कि यहाँ है, मान ले कि सूर्य यहाँ, तो अपने अक्ष पर क्या करता है, घूमता है, यानी कि चारों ओर इसका जो है सो घूमता है, सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो क्या करता है, ये निश्चित गति ही करता है, किसका, सूर्य का, यानी कि वृत्तीय गति करता है। चलिए अब आगे देखते हैं गति के प्रकार। तो आगे देखिए गति के प्रकार हमने लिख रखा है आपका समय बचाने के लिए। तो गति के अगला प्रकार देखिए, अगला प्रकार कहता है दोलन गति। दोलन गति का अर्थ है, यानी कि देखिए इसका पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है, उसे दोलन गति कहते हैं। देखिए आगे पीछे का अर्थ क्या हुआ और ऊपर नीचे की। मान लें कि एक वस्तु हमने क्या किया, हमने आप जो घड़ी का पेंडुलम देखेंगे उसे देखिएगा, मान लें कि पहले वो जो सो सीधा होता है, जब उसमें गति नहीं दिया जाता है तो देखिए फिर ये जो है सो एक निश्चित बिंदु यहाँ और एक निश्चित बिंदु यहाँ, एक निश्चित अगर उसमें गति जब प्राप्त हो जाता है तो एक निश्चित यहीं तक आता है और यहीं तक आता है, यानी कि निश्चित बिंदु तक ही आता है। इसी प्रकार आप झूला देखेंगे तो झूला अगर आप एक बार जो सो झूला के छोड़ देंगे, उस पर बल लगा के छोड़ देंगे तो वो एक निश्चित बिंदु यहीं तक जाएगा। मान लें आप कि यहीं तक, आपने जितना बल से धकेलेंगे आप उतना ही दूर जाएगा, तो जितना आगे आ रहा है उतना ही पीछे जाएगा। तो ये जो सो एक निश्चित बिंदु पर ही कर रहा है, ऊपर नीचे। जैसे सुई जो होता है वो मान लें कि सुई जो सो जब यहीं और फिर यहीं से ऊपर होता है, यहीं तक ऊपर होता है और यहीं तक नीचे, तो ये ऊपर नीचे भी इसका जो सो एक निश्चित बिंदु होता है, इसे ही हम कहते हैं दोलन गति। अब आगे देखिए, इसमें हमने एक उदाहरण भी ले लिया है, घड़ी का पेंडुलन की गति, झूले की गति। ये जो है दो गति जो है सो, और आप ले सकते हैं उदाहरण, लेकिन हम मोस्ट रूप से इसका दो उदाहरण लिए, तो ये जो सो दोलन गति के अच्छे उदाहरण हैं। अब आगे देखिए अनियमित गति। अनियमित गति का अर्थ है कि कोई भी वस्तु जो है सो उसका दिशा फिक्स ना हो। अनियमित गति, इसमें वस्तु समय के सापेक्ष, देखिए इसमें वस्तु समय के सापेक्ष हमेशा दिशा बदलते हुए गति कर रही हो, उसे अनियमित गति करते हैं। जैसे कि मान ले एक वस्तु है, यहाँ से चला, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर आने की इसका निश्चित कोई गति नहीं है, निश्चित कोई दिशा नहीं है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे बागीचा में जब तितली आती है तो मान ले एक फूल यहाँ है, एक फूल यहाँ, एक फूल यहाँ है, तो एक तितली जब आती है तो तितली यहाँ कभी इस फूल का पराग चूसती है, फिर इस फूल पर आती है, फिर इस फूल पर, तो कभी इस फूल से इस फूल पर आ जाती है, फिर इस फूल से इस फूल पर जाती है। तो इसका क्या निश्चित गति नहीं है, इसका निश्चित दिशा नहीं है, एक किसी भी दिशा पर जो सो जा सकता है और आ सकता है, कभी यहाँ आता है तो कभी यहाँ कभी यहाँ। तो इसका क्या एक निश्चित दिशा नहीं है, और ना तो ये निश्चित अनियमित गति करता है, कभी इधर कभी उधर करता है। चलिए अब आगे देखते हैं गति की सापेक्षता। देखिए सबसे मोस्ट, इसे VBI में आप लिख लें, और अगर आप नोट्स चाहते हैं इसका तो टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं इसका नोट्स। तो चलिए सबसे पहले आपको हम इसके बारे में बताते हैं कि गति की सापेक्षता क्या होती है।
कोई भी वस्तु गति में है या विरामा में है, इसे बताने के लिए हमें एक निश्चित बिंदु की आवश्यकता होती है, उसे उस वस्तु का सापेक्ष बिंदु कहते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु गति में है या विरामावस्था में है, हम जानने के लिए क्या करते हैं, एक बिंदु को लेते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए एक बिंदु को हमने किस प्रकार लिया, मान लें कि देखिए यहाँ से हमने चला, नहीं, आपको सबसे एक बेस्ट उदाहरण लेते हैं। देखिए, ये उदाहरण जो है सो आप कंफ्यूज ना हो इसमें। देखिए, मान ले एक बस गया है, क्या एक बस है और इसमें दो दोस्त बैठे हुए हैं। क्या है, इसमें दो दोस्त बैठे हुए हैं, इसमें दो दोस्त बैठे हुए हैं। मान ले कि राम और श्याम बैठा हुआ है, राम और श्याम बैठा हुआ और बस जो है सो गति कर रहा है। क्या कर रहा है, बस गति कर रहा है। और एक व्यक्ति जो है सो यहाँ खड़ा है, एक व्यक्ति क्या है, यहाँ सड़क के किनारे खड़ा है और यहाँ जो है सो पेड़ जो है सो बड़े बड़े पेड़ हैं। तो देखिए, ये राम और श्याम जो है जब बस में बैठते हैं तो ये खिड़की से झांक के देखते हैं बाहर, तो देखते हैं कि ये व्यक्ति और ये पेड़ पौधे पीछे की ओर गति कर रहे हैं। क्या करते हैं, ये देखते हैं तो पीछे की ओर गति कर रहे हैं। कौन, राम और श्याम जब बस से खिड़की से झांक के देखते हैं तो। और ये व्यक्ति जो सड़क के किनारे खड़ा है वो देखता है कि ये बस और बस में बैठे हुए यात्री क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो है सो बस और बस में बैठे हुए यात्री सड़क के आगे की ओर गति कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये दोनों तो जब राम और श्याम अपने आप को देखता है तो क्या पाता है, ये दोनों जो है सो विरामावस्था में पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ये दोनों जो है सो, ये दोनों की सापेक्षता, राम जो है सो श्याम के सापेक्ष, राम क्या है, श्याम के सापेक्ष विरामावस्था में, और श्याम जो है सो राम के सापेक्ष विरामावस्था में, और राम और श्याम और बस में बैठे यात्री के सापेक्ष बस जो है सो विरामावस्था में है। परंतु इस व्यक्ति के सापेक्ष बस और बस में बैठा हुआ व्यक्ति गति अवस्था में है। तो देखिए, परंतु ये दोनों को लगता है कि ये व्यक्ति गति कर रहा है, तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसमें थोड़ा सा समझने का आपका था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यानी कि सापेक्ष बिंदु, ये जो है सो हम आपको समझाने चाह रहे थे कि ये जो है सो ये सापेक्ष से देखता है। राम जो है सो श्याम के सापेक्ष क्या है, विरामावस्था में, और श्याम जो है सो राम के सापेक्ष विरामावस्था में है। और ये व्यक्ति जो है सो, ये व्यक्ति के सापेक्ष ये दोनों जो है सो क्या है, गति अवस्था में है। तो यही हम आपको सापेक्ष बिंदु समझा ही रहे थे कि ये व्यक्ति इससे सापेक्ष है और ये राम और श्याम और पूरे बस इसके सापेक्ष गति अवस्था में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे देखिए, हमने एक उदाहरण भी यहाँ ले रखा था कि यहाँ से स्टेशन है और स्टेशन से हमारा घर जो सो 5 किलोमीटर दूर है। तो हम क्या कहते हैं कि स्टेशन से मेरा घर 5 किलोमीटर दूर है, तो स्टेशन क्या हुआ हमारे लिए, सापेक्ष बिंदु हुआ, और घर क्या हुआ, 5 किलोमीटर दूर हुआ। यानी कि ये जो हम घर या स्टेशन जो हमारे लिए सापेक्ष बिंदु हुआ, इसी को हम सापेक्षता के लिए आपके लिए ये उदाहरण हमने लिया था। स्टेशन स्टेशन हमारे की अपेक्षा सापेक्ष बिंदु है। स्टेशन क्या है, हमारे अपेक्षा जो है सो सापेक्ष बिंदु है। देखिए, अब आगे देखते हैं सदिश और अदिश राशि। सदिश और अदिश राशि आपका समय बचाने के लिए हम जो है सो इसे लिख लेते हैं। लेकिन एक चीज़, सदिश और अदिश राशि को देखने से पहले जो है सो इसे एक समझ लेते हैं। देखिए, सदिश और अदिश होता क्या है। सदिश का अर्थ है जिसमें दिशा हो, और अदिश जिसमें दिशा नहीं हो। दिशा नहीं हो, इसका अर्थ क्या होता है अभी हमको पता चल जाएगा। देखिए, पहले इसका परिभाषा पढ़ते हैं। राशि 2 प्रकार के होते हैं, सदिश और अदिश। ठीक है, पहला देखते हैं सदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं, तो देखिए, वैसे राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। दिशा और परिणाम दोनों हो, इसका अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ देखिए क्या हुआ। देखिए, मान लें कि आप अपना घर से निकलें और जो सो मान लें कि आपका घर जो है सो ए बिंदु और आप जा रहे हैं मार्केट बी बिंदु पर। तो आपने जो है सो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया और आपका घर से जो है सो मार्केट का दूरी 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर दूरी जो आपने तय किया, तो ये क्या हुआ, दूरी जो है सो 5 किलोमीटर हुआ। लेकिन आपने तो कोई दिशा में तो तय किया हुआ। आपका जो घर से जो मार्केट है वो जो है सो मान लें कि पूरब दिशा में है, तो ये जो है सो पूरब दिशा में जो है सो आपने दूरी तय किया। तो ए बी जो है सो पूरब दिशा में आपने दूरी तय किया। देखिए, और सदिश को जो है सो इसका जो है सो
चिन्ह जो है सो इस प्रकार की होता है। अगर आप बोल सकते हैं कि इसका चिन्ह किस प्रकार, तो सदिश हमें दर्शाना हो तो लिखते हैं ए बी सदिश है 5 किलोमीटर पूरब की ओर, यानी कि आपका घर मार्केट से 5 किलोमीटर की दूरी में है, किधर है, पूरब की ओर है। देखिए इसे जैसे पर तैसे नहीं लिख सकते हैं आप। देखिए बी से ए की ओर नहीं लिख सकते, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। आप जब लिखेंगे क्योंकि ए से बी की ओर दूरी आप कर रहे हैं, ना कि बी से ए की ओर दूरी कर रहे हैं, इस प्रकार से आपका ये गलत हो जाएगा। पूरब की ओर अगर होगा तो ये गलत हो जाएगा, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा, लेकिन ये आपका सही होगा क्योंकि आप अपना घर से मार्केट की ओर जा रहे हैं, अर्थात ए से बी की दूरी तय कर रहे हैं, इसीलिए ये सही होगा, ये सही नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इसके बाद सदिश राशि आप समझ गए, तो सदिश राशि में देखिए क्या होता है, परिणाम भी हुआ। थोड़ा सा और देखते हैं परिणाम क्या हुआ, 5 किलोमीटर जो है सो क्या हुआ, परिणाम हुआ। अर्थात लिखते हैं, देखिए यहाँ ए बी बराबर ये सदिश हुआ और 5 किलोमीटर पूरब, जो 5 किलोमीटर जो हुआ सो ये क्या हुआ, परिणाम हुआ, परिमाण। और पूरब क्या हुआ, दिशा हुआ, यानी कि सदिश राशि, सदिश राशि में क्या होता है, दिशा और परिणाम दोनों होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे अदिश राशि। तो अदिश राशि क्या होता है, देखिए पहले इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझते हैं। वैसे राशि जिसमें केवल परिणाम हो उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे ए और बी की दूरी 8 मीटर है। देखिए इसमें सिर्फ क्या होता है, परिणाम होता है। मान लें कि ए बिंदु और ये बी बिंदु है। अब ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी जो है सो मान ले 8 मीटर है। यहाँ मान ले 8 मीटर दिया हुआ है, तो ये जो 8 मीटर दिया हुआ है ये और बी की दूरी है। तो क्या हुआ, ये सिर्फ हमें देखिए, अगर आपको कोई बोलता है कि आप जाइए 1 किलोमीटर की दूरी तय करके आइए, तो आपसे एक तो हमने नहीं कहा कि आप जो सो पूर्व दिशा की ओर जाइए, पश्चिम दिशा की ओर जाइए या उत्तर, किसी भी दिशा की बात नहीं किया। तो ये जो है सो हम अदिश राशि की बात कर रहे हैं। और अदिश राशि में क्या होता है, सिर्फ जो है सो परिणाम होता है, यानी कि 8 मीटर जो है सो क्या हुआ, परिणाम है, इसमें दिशा की बात नहीं होती है। तो चलिए अब इसका अगला देखते हैं तो देखिए अब दूरी और विस्थापन की बात करेंगे। तो देखिए दूरी किसे कहते हैं, किसी समय में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं या अदिश राशि होता है। देखिए दूरी क्या होता है, मान लें कि आपने जो है सो 5 किलोमीटर का 5 किलोमीटर, अभी हमें दूरी का परिभाषा बना रहा हूँ। मान लें कि ए और बी जो है सो कोई सड़क है, मेरा घर से मान लें स्कूल की ओर सड़क है, तो इसकी लंबाई जितनी होगी और हमने ए और बी की दूरी जितनी तय की, हमारा घर से जो स्कूल का दूरी जितना होगा वही जो है सो इसका, यानी कि पथ की लंबाई, इसका रास्ता की लंबाई जितना होगा उतना ही दूरी है। यानी कि दूरी बराबर से ए बी बराबर, मान लें कि 5 किलोमीटर था, तो ये 5 किलोमीटर होगा, यानी कि 5 किलोमीटर। देखिए हमने यहाँ लिख भी रखा है, ए बी जो है सो 5 किलोमीटर है, जो 5 किलोमीटर है यही पथ क्या है, 5 किलोमीटर जो है सो लंबाई है, 5 किलोमीटर पथ की लंबाई है, तो यही दूरी हुआ, यानी कि ए बी जो है सो दूरी लिख देते हैं थोड़ा सा, दूरी ए बी जो है सो पथ की लंबाई हुआ। और चलिए ये दूरी हो गया, और दूरी जो है सो ये अदिश राशि होता है, क्योंकि देखिए इसमें दिशा की बात नहीं की जा रही है। और अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा की बात नहीं किया जा सकता, जिसमें दिशा नहीं होता है, इसे ही अदिश राशि कहते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, ये देखिए विस्थापन किसे कहते हैं। देखिए विस्थापन किसे कहते हैं, किसी समय में गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं, तथा विस्थापन सदिश राशि होता है। देखिए इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हम अभी लेते हैं। देखिए विस्थापन का, देखिए हमने मान लीजिए कि इस बिंदु से हमने क्या किया, इस बिंदु से हमने चलना प्रारंभ, पहले इसको समझ लेते हैं। किसी समय में गतिमान वस्तु, कोई समय में गतिमान वस्तु, ठीक है, तो देखिए किसी समय में गतिमान वस्तु, मान लें कि ए से वस्तु गतिमान है और ए से बी तक गया। गतिमान वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं, तथा विस्थापन सदिश राशि होता है। तो देखिए विस्थापन का अर्थ होता है न्यूनतम दूरी, यानी कि शॉर्टकट रास्ता, एक तरह से बोल सकते हैं कि शॉर्टकट रास्ता, कितना शॉर्टकट रास्ता है वही होगा इसका विस्थापन। तो देखिए ए सी
ए से हमने क्या किया, सी की दूरी तय किया, फिर सी से बी की दूरी। तो ये रास्ता जो है सो इस प्रकार से घुमा हुआ है, इसमें क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है, ए से बी फिर बी से सी की ओर मुड़ा हुआ है। लेकिन ये क्या हुआ, इसका प्रारंभिक चाल, ए बिंदु क्या हुआ, इसका प्रारंभिक स्थिति हुआ, और बी बिंदु क्या हुआ इसका, सॉरी सी, हाँ बी बिंदु क्या हुआ इसका अंतिम स्थिति हुआ। क्या हुआ, इसका अंतिम स्थिति हुआ। तो देखिए प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति यानी कि ये दूरी की बात की जा रही है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी यानी कि ए बी जो इसके बीच की न्यूनतम दूरी है, इसे ही विस्थापन कहा जा रहा है। तो देखिए एक इसका सबसे पहले हम अच्छा उदाहरण लिखते हैं। देखिए मान लीजिए कि ए से बी की दूरी हमने जो सो 4 किलोमीटर चला, और बी से मान लें कि ये सी बिंदु, ये 3 किलोमीटर हमने चला। कितना चला, 3 किलोमीटर। अब ए और बी का, हम ए और सी का विस्थापन निकालते हैं। देखिए कुल दूरी हमने कितना चला, लिखते हैं दूरी बराबर से, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है 4 किलोमीटर प्लस बी सी कितना है 3 किलोमीटर, तब कितना हुआ 7 किलोमीटर, यानी कि दूरी जो हमारा जो सो 7 किलोमीटर हुआ। अब देखिए विस्थापन देखते हैं, विस्थापन देखते हैं, अर्थात डिस्प्लेसमेंट जिसे कहते हैं, इसे देखते हैं। तो देखिए ये अंतिम, ये क्या हुआ, ये देख सकते हैं आप, ये पाइथागोरस इसमें लगा सकते हैं, ये समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं। देखिए हमें क्या है, ए बी लिखते हैं, ए बी दिया हुआ है कितना 4 किलोमीटर, और बी सी 3 किलोमीटर, बी सी कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर। तो हमें क्या प्राप्त करना है, ए सी प्राप्त करना है, ए सी प्राप्त करना है, क्या करना है, ए सी प्राप्त करना है। तो एक सूत्र होता है, देखिए होता है ए सी बराबर अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये जो है सो पाइथागोरस सूत्र होता है। तो देखिए हमें ए सी प्राप्त करना है, तो ए सी को लिख देते हैं। देखिए ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी जो है सो 4 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 4 पर स्क्वायर, और बी सी कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर, यानी पर 3 पर स्क्वायर। तो देखिए ए सी बराबर 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो ए सी बराबर 25 हुआ, अंडर रूट 25। अब ए सी रूट को 25 का रूट होगा 5, यानी कि हमें ये जो सो 5 किलोमीटर, ए सी बराबर कितना है 5 किलोमीटर। तो देखिए हमने जब यहाँ से, जब ए से सी की दूरी तय किया, ए से बी गया, फिर बी से सी गया, तो हमें कितना दूरी का तय करना पड़ा 7 किलोमीटर। लेकिन जब हमने विस्थापन देखा, जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी निकाला, और जब हम इस रास्ते से जाएंगे तो हमें जो है सो 5 किलोमीटर दूरी, यानी कि हमें 2 किलोमीटर दूरी जो है सो कम जाना पड़ेगा। तो ये रास्ता से हम जल्दी पहुंच जाएंगे, और ये रास्ता से हम जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। तो विस्थापन से हमें यही फायदा होता है। विस्थापन का अर्थ आप शॉर्ट समझ लीजिए कि शॉर्टकट रास्ता होता है, और विस्थापन जो है ये क्या होता है, ये सदिश राशि है, यानी कि देख सकते हैं ये दूरी जो चला गया है, मान लीजिए कि ये दूरी जो एसी का दूरी चला गया है 5 किलोमीटर, ये जो है सो देखिए कागज़ का तल पर आपको जो है सो बनाना आना चाहिए, दूरी को दर्शाना आना चाहिए। देखिए ये नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ होता है, ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये वेस्ट। तो ये दूरी जो हमारा चला गया है, ए सी का दूरी जो चला गया है, ये किसके बीच का दूरी चला गया है, नॉर्थ और ईस्ट के वेस्ट चला, ईस्ट के नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दूरी, यानी कि उत्तर और, यानी कि जो 5 किलोमीटर जो दूरी हमने चला, लिख सकते हैं अब यहाँ 5 किलोमीटर की जो दूरी हमने चला है, वो चला उत्तर पूर्व की दूरी हमने चला। तो चलिए अब आगे अगला भाग इसका देखते हैं, जो क्या इसका अगला भाग इसका अगला भाग देखते हैं, दूरी और गति में अंतर। तो देखिए इसे भी हमने लिख के रखा है। तो देखिए अब हम देखते हैं दूरी और गति में अंतर। तो दूरी और गति में क्या अंतर है, देखिए दूरी और विस्थापन का बात करते हैं। दूरी और विस्थापन में अंतर, तो देखिए पहले लिखते हैं हम दूरी, जिसे इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए
यह अदिश राशि होता है। जो दूरी जो है सो क्या होता है, अदिश राशि होता है, और विस्थापन जो है सो क्या होता है, सदिश राशि होता है, और दूरी जो है सो केवल धनात्मक होता है। अब इसके बारे में समझेंगे कि दूरी क्यों धनात्मक होता है और क्यों ऋणात्मक नहीं होता है। तो दूरी जो है सो केवल धनात्मक ही होता है। इसके बाद आता है विस्थापन। विस्थापन जो है सो ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। उसके बाद आता है दूरी का, इसमें केवल परिणाम होता है। जो दूरी जो होता है इसमें किसी प्रकार का दिशा नहीं होता है, सिर्फ परिणाम से इसका जरूरत होता है। इसके बाद आता है देखिए परिणाम का अर्थ हुआ, देखिए जैसे 5, देखिए ये पेन है तो इसका पेन का लंबाई हम मापते हैं, यानी कि मान लीजिए 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो 5 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि इसका दिशा तो हमने नहीं देखा, तो ये दूरी यानी कि ये इतना दूरी हमने तय किया 5 सेंटीमीटर, तो ये जो है सो दूरी हुआ, अर्थात ये अदिश हुआ, समझे। तो इसमें देखिए परंतु क्या होता है विस्थापन में, इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। अगर हमने 5 किलोमीटर की दूरी तय किया तो किस दिशा में तय किया है, विस्थापन से हमें ये पता चलता है। देखिए अब आगे देखिए गाड़ी जो होता है हमारे पास, जो टू पहिए का वाहन होता है, 4 पहिए का वाहन होता है, इसमें जो सो एक अंतर लगा होता है। जो हम दूरी तय करते हैं उसके द्वारा, जो दूरी हम तय करते हैं उसमें प्रदर्शित करता है कि कितना दूरी आप तय किए। अगर आप मान लीजिए कि अपना घर से कहीं जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि ओडोमीटर में आपका दूरी लिखा जाएगा कि आप कितना दूरी यहाँ से यहाँ तक चलें। तो देखिए जो वो अंतर लगा होता है जिससे दूरी माप देता है आपका घर से जहाँ तक आप जाते हैं, तो उस अंतर को हम कहते क्या, उस अंतर का नाम जो है सो ओडोमीटर है। तो चलिए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जो विस्थापन जो है सो धनात्मक क्यों हो जाता है, ऋणात्मक क्यों हो जाता है और शून्य क्यों हो जाता है। तो देखिए देखते हैं, देखिए विस्थापन जो है क्या होता है, मान देखिए सबसे पहले आप देखिए ये जो है एक सरल रेखा है, क्या एक सरल रेखा है, और ये ए बिंदु है, और ये ओ बिंदु है, और ये क्या है बी बिंदु है। तो देखिए आप क्या करते हैं, ओ बिंदु से आप चलना प्रारंभ करते हैं, ओ बिंदु से चलना आप क्या किए, प्रारंभ किए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी जो है सो कितना है, x है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ की दूरी x है, और ये पूरा की दूरी जो है सो मान लें कि y है, ठीक, ये इसका दूरी y है। तो देखिए यहाँ से यहाँ आप चलना प्रारंभ करते हैं तो दूरी कितना होगा, अगर B से O से B की दूरी आप चलेंगे तो x दूरी आपने तय किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, B बिंदु से A यहाँ आ गए। तो देखिए पहला विस्थापन, पहले लिखते जाते हैं आपके सामने कि दूरी कितना होता है, विस्थापन क्या होता है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दिखाते हैं, देखते जाइएगा आप। तो देखिए जब आप B से O से B की दूरी तय करते हैं, लिखते हैं O से B की दूरी, O से B की दूरी जब आप तय करते हैं तो x मीटर तय करते हैं, ठीक है, कितना x मीटर की दूरी तय करते हैं। और विस्थापन तब क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन भी जो है सो BOB होता है, यानी कि ये भी जो है सो x मीटर होता है। क्या होता है, विस्थापन भी x मीटर। देखिए x मीटर विस्थापन भी हुआ और दूरी भी x मीटर हुआ। अब क्या करते हैं, B से पुनः O पर आ जाते हैं, B से क्या करते हैं पुनः O पर आ जाते हैं। तो क्या होता है, B से O पर आ गए, तब क्या हुआ, दूरी जो हमारा जो हो गया, अब दूरी दूसरी स्थिति में देखते हैं, दूरी क्या हुआ, हमने क्या किया BO प्लस BO, यानी कि BO की दूरी x है बराबर x है ना, तो 2x की हमने दूरी चला। परंतु विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन क्या हो गया, देखिए आपने पहले यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से आपने फिर B से O आ गया, तो विस्थापन तो शून्य हो गया। तो देखिए विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। क्या हो गया, विस्थापन शून्य। तो विस्थापन जीरो कैसे होता है आप समझ गए। देखिए विस्थापन जीरो कैसे होता है, एक आपको और उदाहरण लेते हैं। देखिए आप एक वृत्तीय गति पर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं। मान लें कि आप ए बिंदु ये है और आप यहाँ से गति करना प्रारंभ किए, ठीक है, आप क्या किए, यहाँ से गति करना प्रारंभ किए और फिर आप इसी बिंदु पर आ गए हैं। क्या किया, आप फिर इसी बिंदु पर आ गए तो क्या हुआ, आपका विस्थापन शून्य हो गया, परंतु आपका दूरी क्या हो गया, 2πr हो गया, क्योंकि आपने जो इस पूरा दूरी तय किया ये
आप तो पाई के परिधि के सॉरी विड्थ के परिधि के बराबर ही तो आपने दूरी तय किया, लेकिन विस्थापन क्या हुआ, शून्य आ गया। अगर आप देखिए, आपका एक उदाहरण इससे बढ़िया नहीं हो सकता है। देखिए हम जो बताते हैं, आप जो है घर से क्या हुआ, आपको घर में बोला गया कि जाओ मार्केट जाओ, 5 किलो आप कुछ सामान आलू लेके आओ। तो आपने क्या किया, घर से जो है सो मान लीजिए आपका घर ए बिंदु पर है, आप यहाँ से चलना शुरू किया और आप यहाँ मार्केट पहुँच गए। मार्केट पहुँचने के बाद आप 5 किलो आलू लिए और आलू लेने के बाद क्या हुआ, पुनः फिर आप घर आ गए, कहीं नहीं गए, रास्ते में आप कहीं नहीं गए, पुनः जो है सो आप घर आ गए। तो क्या हुआ, आपने जो दूरी चला, दूरी मान लें कि x था, तो दूरी पहला दूरी जो हुआ, आप पहले जो गए ए एम, फिर आने समय ए एम की दूरी तय की, यानी कि 2x हो गया। ये पहला x था और ये पहला x, तो 2x हो गया दूरी इसका। परंतु विस्थापन क्या हो गया, जितना आपने चला फिर तो आप आ गए। मान लीजिए कि घर से आप गए, देखिए घर से आप गए और मार्केट गए और फिर मार्केट से आप घर आ गए, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। तो विस्थापन शून्य कैसे होता है आप समझ गए। धनात्मक कैसे हुआ, आप देखिए यहाँ से मार्केट गए और फिर मार्केट में ही आप रह गए, तो आपका जो है सो ये दूरी धनात्मक हो गया। लेकिन अब आप देखते हैं ऋणात्मक कैसे होता है। तो देखिए आप घर मान लीजिए कि ओ बिंदु पर, पुनः ओ बिंदु पर आ गए। अब ओ बिंदु से फिर इधर की दूरी आप तय करने लगे, उल्टा दिशा में आप दूरी तय करने लगे। तो क्या हुआ, अब आपका दूरी जो है सो, आपका विस्थापन जो है सो ऋणात्मक होने लगा। देख लीजिए, इसका एक अच्छा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि देखिए इस प्रकार से आपने कभी मॉल गए होंगे और बड़े बड़े हॉस्पिटल आप जाते होंगे, बड़े बड़े क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। उस हॉस्पिटल में क्या होता है, या मॉल में ऊपर की भी 5-6 फ्लोर होती है और नीचे भी जो है सो 2-3 फ्लोर होती है। तो नीचे 2-3 फ्लोर जो होती है उसमें क्या होती है, बड़े बड़े जो है सो हॉस्पिटल हो गया, मॉल हो गया, उसमें लिफ्ट लगा होता है। तो देखिए उसमें जो नीचे 2 फ्लोर थी उसमें इस प्रकार से लिफ्ट जो थी उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ था -2 -1 और ये 0 बोल सकते हैं, 1 2 3। तो देखिए ये क्या था, 0 का अर्थ है कि अभी आप जो है सो धरती पर है, यानी कि जो उसका बनाया गया है, जो आप जैसे देखिए मार्केट में आप इन किए, तो अब जहाँ से इन किए वो तो अभी 0, जो इसका लिफ्ट है वो 0 पर ही है। ये क्या है, लिफ्ट जो है सो 0 पर है, लेकिन आपको सेकंड फ्लोर पर जाना है, सेकंड फ्लोर के ऊपर पर जाना है, यानी कि ऊपर जाना है। तो क्या किया आपने, 2 नंबर पर आपने दबाया, तो ये जो है सो 2 नंबर पर चला गया। अब आप क्या किए, अब देखिए ये तो आप ये क्या कर रहे हैं, ऊपर आने की ये जो सो सीधा दिशा में आप जो सो दूरित कर रहे हैं और विस्थापन भी सीधा दिशा में कर रहे हैं। अब क्या हुआ, आपने जो है सो आपको नीचे जाना है, तो 2 जो है सो -2 आप टिक देंगे, तो -2 यानी कि 2 नीचे वाली जो फ्लोर है, फ्लोर है मॉल के अंदर, आप नीचे वाले फ्लोर में चले जाएंगे, तो -2 में, तो यानी कि विस्थापन जो है सो यहाँ जाके ऋणात्मक हो गया, माइनस नीचे आप आ गए, तो क्या हुआ, इसका जो है सो ऋणात्मक हो गया। तो विस्थापन ऋणात्मक किस प्रकार हुआ आप समझ गए। देखिए अब दूरी सिर्फ धनात्मक ही क्यों होता है और 0 क्यों नहीं होता है दूरी। देखिए मान लीजिए ए बिंदु है, मान लीजिए क्या है, ए बिंदु है, आप ए बिंदु से बी बिंदु तक चलें, ए बिंदु से बी बिंदु तक चलें और इसका दूरी जो था ये था 2 मीटर था। तो आपने क्या किया, ए से बी की जो दूरी चला, जो आपने पथ की जो इसकी लंबाई तय की, ये कितना था, 2 मीटर था, तो आपने 2 मीटर, लेकिन आप ए बिंदु पर ही खड़े हैं और यहाँ से आप हिल भी नहीं रहे, तो क्या आपने दूरी तय किया, नहीं, तो आपने दूरी तय ही नहीं किया, तो फिर आपका दूरी धनात्मक भी कैसे हो सकता है या ऋणात्मक। तो दूरी 0 भी नहीं होता है, आपने कुछ दूरी तो तय किया होगा तभी तो कुछ दूरी होगा। अगर हम कुछ दूरी नहीं तय करते तो कैसे दूरी होगा, नहीं होगा। इसीलिए जो दूरी जो होता है वो शून्य भी नहीं होता है, ना कि ये जो है सो ऋणात्मक होता है। दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो चलिए देखते हैं अब इसका अगला कॉन्सेप्ट। लेकिन तो देखिए, यदि कोई वस्तु सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन के चले तो विस्थापन का परिणाम और तय की गई दूरी दोनों बराबर होगा। देखिए अगर कोई वस्तु है, वस्तु जो है सो सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन, देखिए सरल रेखा पर कोई वस्तु क्या कर रहा है, गति कर रहा है और बिना दिशा परिवर्तन, अर्थात उस सरल रेखा पर ही गति कर रहा है, दिशा परिवर्तन नहीं कर रहा है। एक ही दिशा पर आने की, मान लीजिए पूर्व दिशा में जा रहा है तो पूर्व दिशा में ही जा रहा है, दिशा परिवर्तन नहीं कर रहा है। दिशा परिवर्तन के चले, बिना दिशा परिवर्तन के चले तो विस्थापन का परिणाम और तय की गई दूरी दोनों बराबर होता है। तो मान लीजिए यहाँ की दूरी जो है सो 2 मीटर है, कितना है, 2 मीटर है, दूरी जो सो 2 मीटर है, तो इसका विस्थापन भी तो 2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ए से बी
तो हमने क्या देखते हैं न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी ए से बी की कितनी है जिसका 2 मीटर है। तो हम लिखते हैं इसका दूरी जो है सो ए बी जो है सो कितना हो जाएगा, दूरी 2 मीटर हो जाएगा। और इसी प्रकार विस्थापन जो है सो विस्थापन ए बी जो है सो ये भी 2 मीटर हो जाएगा। और मान लीजिए पूरब दिशा में चल रहा है तो ये पूरब दिशा में हो जाएगा, पूरब दिशा की ओर। तो विस्थापन और दूरी कब बराबर होगा, जब दोनों जो है सो सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन के चले, तो विस्थापन और दूरी का परिणाम जो है सो बराबर हो जाता है। तो चलिए इसका एनसीईआरटी का जो कुछ इसका प्रश्न था वो देखते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में जो इस प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को भी हम हल करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, सेकेंड प्रश्न क्या हुआ है, थर्ड प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो चलिए इसे कॉपी में लिख के हम हल करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट प्रश्न कहता है एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? हाँ, अगर हाँ तो उत्तर और उदाहरण के द्वारा समझाइए। उत्तर को अपना उदाहरण के द्वारा समझाने बोल रहा है। तो देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु है, उसने जो है कुछ दूरी तय की है, कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन जो होता है डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है? हाँ, अगर शून्य हो सकता है तो अपने उदाहरण को जो है सो एक उदाहरण के द्वारा समझाइए जो आप बोलना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसे जो है सो हल के तरीके में हम जो है सो इसका आंसर लिख दिए हैं। देखिए माना कि कोई वस्तु ए से चलना प्रारंभ करता है, कोई वस्तु जो है सो ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और बिंदु बी तक पहुंच जाता है, तो उस वस्तु का दूरी, देखिए कोई वस्तु है ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, ए बिंदु ये है, और बी बिंदु तक पहुंच जाता है। देखिए यही कह रहा है, माना कि कोई वस्तु ए से चलना प्रारंभ करती है और बिंदु बी पर पहुंच जाती है, तो उस वस्तु की दूरी ए बी के बराबर हो जाती है। तो ये वस्तु का जो दूरी है वो ए बी के बराबर जो इसने चला, ये इसका दूरी के बराबर हो जाता है। तथा पुनः क्या करती है, जो वस्तु है पुनः क्या करता है, बी से ए पर आ जाती है, फिर बी बिंदु से क्या करती है, जो बी बिंदु है इससे पुनः ए पर आ जाती है, तो इसका विस्थापन शून्य हो जाता है। तो देखिए पहले ये वस्तु ये यहाँ से यहाँ गया, तो इसका जो दूरी जो है सो ए बी के बराबर हो गया। तो दूरी क्या हुआ, ए बी के बराबर हो गया, दूरी ए बी के बराबर हो गया। और फिर बी से क्या करता है, ए बिंदु पर आ जाता है, तो इसका विस्थापन जो है सो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। विस्थापन जो है सो क्या होता है, शून्य हो जाता है। इसका एक और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे एक ये वृत्त है, क्या एक वृत्त है, हमने जो है सो ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया और फिर इसी बिंदु पर आके हमने रुक गया। तो हम यहाँ से चलने का प्रारंभ किया था हमने, फिर यही बिंदु पर फिर हमने आके इसी स्थान पर रुक गए, तो इसका विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। लेकिन दूरी क्या हो गया, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है, तो यही वृत्त का जो है सो इसका वृत्त का जो है सो दूरी यही हो जाएगा। परंतु विस्थापन जो है सो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए अब इसका अगला प्रश्न जो है सो देखते हैं। प्रश्न संख्या जो इसका 2 है ये देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या जो है सो 2 क्या कहता है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार, यानी कि जो उसका खेत है वो क्या है, वर्गाकार है, खेत की सीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, एक किसान है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार है, यानी वर्गाकार क्या होता है, जिसका चारों भुजा बराबर हो, यानी कि वर्ग का अर्थ ये होता है जिसका चारों भुजा, मान लें कि ये भी एक इकाई, ये भी एक इकाई, ठीक है, तो ये वर्ग का होता है। तो देखिए ये 10 मीटर है, ये भुजा ए बी 10 मीटर, बी सी 10 मीटर और सी डी 10 मीटर और ए डी भी 10 मीटर, क्योंकि ये वर्ग है तो इसका चारों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए एक चक्कर, यानी कि ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, ए बिंदु से क्या करता है, चलना प्रारंभ करता है, और बी से सी और डी, फिर ए बिंदु पर आता है। तो एक चक्कर इसे लगाने में कितना समय लगता है, कितना लगता है, देख सकते हैं आप, 40 सेकंड लगता है। तो बोल रहा है एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान जो है उसका विस्थापन क्या होगा, यानी कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए लिखते हैं
दिया है, जो हमें दिया है उसी को हमें लिखना है। लिखा हमने पहले, दिया है, क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। समय दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। 2 मिनट 20 सेकेंड। तो देखिए 1 मिनट बराबर कितना होता है, आप नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं। 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। तो 2 मिनट बराबर कितना हुआ, 120 सेकेंड। और 120 सेकेंड यानी कि 2 मिनट बराबर कितना हुआ, 120 सेकेंड। और प्लस का 20 सेकेंड और, तब कितना हो गया, 140 सेकेंड। यानी कि कुल समय मेरे पास कितना हो गया, 140 सेकेंड। और 1 सेकेंड, अब देखिए, अब इससे हल करते हैं। तो देखिए एक चक्कर जो है सो लिखते हैं हम, एक चक्कर 40 सेकंड में। एक चक्कर जो पूरा कर लेता है, यानी कि वर्गाकार जो खेत है, यानी कि ए से फिर ए से चलना प्रारंभ करता है और ए पर ही आ जाता है, कितना, 40 सेकंड में, यानी कि एक चक्कर पूरा करता है। तो 40 सेकंड में पूरा करता है, तो 140 सेकंड में ये इसका विस्थापन जो है सो कितना हो जाएगा, यही पूछ रहा है। तो हम इसे हल करते हैं। तो देखिए, तो अब लिखते हैं 40 सेकंड बराबर, तो 40 सेकंड बराबर एक चक्कर लिख सकते हैं। एक चक्कर उल्टा हमने कर दिया। देखिए अभी 40 सेकंड, अभी हमने लिखा एक चक्कर बराबर 40 सेकंड, अब हमने लिख दिया 40 सेकंड बराबर एक चक्कर। ठीक है, तब लिखते हैं 1 सेकंड बराबर 1/40 चक्कर। 1 सेकंड बराबर कितना हमने लिख दिया, 1/40 चक्कर। 1/40 चक्कर कितना लिखा, 1/40 चक्कर। अब 1/40 चक्कर लिखा, तो देखिए हमें कितना दिया हुआ है, जो हमें कुल समय कितना दिया, कुल समय कितना है, 1/140 सेकेंड है। ठीक है, तो 1/40 सेकेंड इंटू ये इधर है तो इधर आ जाएगा, तो 1/40 सेकेंड हो जाएगा। तो ये 2 से ये कट गया, तो ये 7 बार में और ये 2 बार में गया। तो देखिए अब आगे लिखते हैं। तो ये 7 बार में गया और ये कितना बार में गया, 2 बार में गया। तो देखिए अब आगे लिखते हैं। तो देखिए यानी कि जो हमारा 100 लिखते हैं, 140 सेकेंड में 140 सेकेंड में 7/2 चक्कर, 4 धक्का चक्कर किया। अर्थात इसे हम पॉइंट में लिखते हैं, तो 140 सेकेंड में 3.5 चक्कर लगाया। यानी कि देखिए एक जो है सो देखिए 140 सेकेंड में यानी कि 3.5 चक्कर लगाया। तो देखिए जो ये ये जो है सो वर्गाकार खेत था हमारा, ये इस प्रकार से था, A B C और ये क्या था, D। ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर था और ये भी 10 मीटर था। यानी कि एक चक्कर जब हम यहाँ से शुरू करते हैं, एक चक्कर पूरा करने में 40 सेकंड, तो हमें कितना, 3.5 चक्कर। तो ये कितना हुआ, एक चक्कर हुआ, तो फिर से 2 चक्कर, फिर 3 चक्कर यहाँ हुआ, 3 चक्कर और आधा। देखिए 3 चक्कर और आधा इस बिंदु पर होगा। यानी कि अब हमें A और C को मिला देना है। तो देखिए A और C को जब मिला देते हैं तब हमें यहाँ से जो है सो एक त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। तब लिखते हैं विस्थापन। ठीक है, तो त्रिभुज A B C से, तो देखिए हम इसे जो है सो ए बी कितना दिया हुआ है, हमें त्रिभुज ए बी सी देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी समकोण है, त्रिभुज ए बी सी समकोण है। तो हम पाइथागोरस सूत्र लगा के इसे हम जो इसका विस्थापन जो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ए बी कितना है हमारे पास, देखिए ए बी 10 मीटर, बी सी 10 मीटर, बी सी 10 मीटर। तो हमें क्या प्राप्त करना है, हमें ए सी प्राप्त करना है। तो लिखते हैं ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए एक होता है पाइथागोरस सूत्र होता है, लिखते हैं पाइथागोरस सूत्र क्या करता है, जो कर्ण है सो आधार और लंब का बराबर होता है। यानी कि लिखते हैं h² बराबर होता है
एच स्क्वायर बराबर होता है किसके, बी स्क्वायर, यानी कि बी को आधार को बी से और पी को लंब से, ये दोनों जो है सो बराबर होता है। तो अब इसे हम लिखते हैं एच कितना हमारा है, एच हमारा ए सी है, तो ये रूट को हटा देते हैं तो अंडर रूट इस पर चढ़ जाएगा। तो अंडर रूट ए बी कितना है, ए बी है, ए बी पर स्क्वायर प्लस 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 देख सकते हैं आप। तो देखिए इसके बाद आता है पी, पी कितना हमारा बी सी पर स्क्वायर। तो देखिए ए सी बराबर 10 पर स्क्वायर और यहाँ भी 10 पर स्क्वायर। तो देखिए 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, यानी कि ये जो है सो हमारा आ गया 200। अब हम जो है सो 200 को इस प्रकार हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100। तो देखिए 100 का वर्ग कितना होता है 10, तो 10 निकाल दिए, अब अंडर रूट 2 हो गया, यानी कि ए सी बराबर 10 रूट 2, यानी कि अब हम लिखते हैं विस्थापन ए सी बराबर 10, ये जो है सो मेरा मीटर में आ गया, 10 अंडर रूट 2 मीटर। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 3। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 कहता है विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा सही है। विस्थापन के लिए जो है सो कौन जो है सो दो उदाहरण आपको दिया है, ये कौन सा सही है। तो कहता है यह शून्य नहीं हो सकता है, विस्थापन जो सो शून्य नहीं हो सकता है, तो ये गलत बात है, विस्थापन शून्य हो सकता है। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि देखिए अगर कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ किया और फिर इसी बिंदु पर आ जाता है तो इसका विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी कि ये जो हमारा जो है सो ये गलत बात है। इसके बाद कहता है इसका परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। देखिए किसी भी विस्थापन का परिणाम वस्तु से तय की गई दूरी से कभी अधिक नहीं हो सकता है। देखिए मान लीजिए कि एक वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ किया सरल रेखा में ए से बी बिंदु पर, तो ये 2 मीटर की दूरी तय की, वस्तु जो है सो 2 मीटर की दूरी तय की और विस्थापन की भिन्नता हुआ 2, तो क्या विस्थापन 4 हो सकता है, इसका विस्थापन 2 ही हो सकता है, यानी कि वस्तु के तय की गई दूरी से अधिक हो सकता है कभी, क्या नहीं हो सकता है, यानी कि ये भी जो है सो गलत बात है। तो चलिए आगे देखते हैं, तब तक के लिए